इस एक्ट के अंदर जो बॉडी एस्टैब्लिश हुई है वो है टाउन वेंडिंग कमेटी, जिसका कंपोजिशन है चेयरपर्सन म्युनिसिपल कमिश्नर और सीईओ होते हैं। अदर मेंबर्स में रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, प्लानिंग अथॉरिटी, लोकल पुलिस, और एटलीस्ट 40% ऑफ मेंबर्स मस्ट बी स्ट्रीट वेंडर्स विद अ थर्ड बीइंग वुमेन। फंक्शंस क्या क्या है? सर्वे करते हैं 5 साल में कम से कम एक बार, इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग हर स्ट्रीट वेंडर को जो कि 14 ईयर से ज़्यादा हो, आइडेंटिफाई किया जाता है इस सर्वे में सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग लेने के लिए, और प्रायोरिटी दी जाती है एससी एसटी, ओबीसी, वुमेन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड माइनॉरिटीज। अपील और डिसीजन लोकल अथॉरिटीज के अंडर रहता है। ग्रेवियंस रिड्रेसल कमिटी अपॉइंटमेंट इसका करता है गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि करे। और फंक्शंस क्या होता है? एड्रेस करना ग्रेवियंस को। कंपोजिशन क्या होता है? एक पर्सन होता है जो कि सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, और 2 अदर प्रोफेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए होते हैं। इसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील जो है लोकल अथॉरिटी में की जा सकती है। अब इसके चैलेंजेस देख लेते हैं। सब ऑप्टिमल रजिस्ट्रेशन, बहुत से स्ट्रीट वेंडर को आइडेंटिटी कार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इशू नहीं किए गए हैं, जो उनके बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जरूरी है। परसिस्टेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी टू एविक्शन, कई स्टेट्स में टाउन वेंडिंग कमेटी अब तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, जो स्ट्रीट वेंडर्स को एविक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। इसके अलावा टाउन वेंडिंग कमिटीज के 60% मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स के कंसर्न को ओवरशैडो कर सकते हैं। लैक्स इम्प्लीमेंटेशन बाय स्टेट्स, कई स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ने अब तक एक्ट के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सिर्फ 30% टाउन्स में ही स्ट्रीट वेंडिंग प्लान्स फ्रेम किए गए हैं। असम जैसे स्टेट ने वेंडिंग जोन नोटिफाई किए हैं, लेकिन वेंडिंग प्लान्स अब तक नहीं बनाए गए हैं। सिर्फ 9 स्टेट्स जिसमें कि असम, केरल, पंजाब एक्सेट्रा ने ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किए हैं आउट ऑफ ऑल स्टेट्स। एक्सक्लूजनरी अर्बनाइजेशन, कई सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाया जा रहा है, लेकिन इस मास्टर प्लान को बनाते वक्त स्ट्रीट वेंडर्स को कंसिडर नहीं किया गया है। अब कुछ इनिशिएटिव्स देखते हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि भी इसे कहते हैं। इस स्कीम के थ्रू स्ट्रीट वेंडर्स को कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन DAYNULM का कंपोनेंट है, जो स्किलिंग, माइक्रो एंटरप्राइजिंग डेवलपमेंट और क्रेडिट इनेबलमेंट प्रोवाइड करता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, ये स्ट्रीट फूड वेंडर्स की स्किलिंग के लिए एक इनिशिएटिव है, जो उनके ई कार्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने में मदद करता है। इसकी वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट ने एक्ट के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दिए। इशुएंस ऑफ स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट स्ट्रीट वेंडर्स को स्मार्ट कार्ड्स इशू किए जाने चाहिए, जो आइडेंटिफिकेशन और वेंडिंग सर्टिफिकेट को कैरी करें और पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट से ज्यादा ड्यूरेबल हो सके। स्ट्रेंथन टाउन वेंडिंग कमिटीज, सभी स्टेट्स में टाउन वेंडिंग कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपीडिएट किया जाना चाहिए और बिना कंसल्टेशन के कोई भी एविक्शन या रीलोकेशन एनफोर्स नहीं किया जाना चाहिए। टाउन वेंडिंग कमिटीज में स्ट्रीट वेंडर्स का रिप्रेजेंटेशन रेगुलरली मॉनिटर होना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को एक डेटाबेस मेंटेन करना चाहिए। इंश्योर इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इंश्योर करनी चाहिए कि स्ट्रीट वेंडर्स के इशू को अर्बन प्लानिंग प्रोसेस में इंटीग्रेट किया जाए। टाउन वेंडिंग कमिटीज के कंसल्टेशन के बिना मास्टर प्लान को फाइनलाइज ना किया जाए। एनहांसिंग इम्प्लीमेंटेशन, ग्रेविंग रिड्रेसल कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट करना और एक डेटाबेस या मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। एनुअल सर्वेस कंडक्ट करने चाहिए और इंसेंटिवाइज करना चाहिए इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जिन भी लोकल बॉडीज ने की है उनको। अब आते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की न्यूज। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन लिंक्ड ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंस्टीट्यूशन ने डेफर कर दिया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया को। इस डिसीजन से एनएचआरसी के काम करने के तरीके और उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएचआरसी के बैकग्राउंड की। एनएचआरसी एक स्टेचुरी बॉडी है जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट
1993 के अंडर एस्टैब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एनएचआरसी का काम देश में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, जिसमें राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी शामिल है। ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गारंटीड हैं और इंटरनेशनल कन्वेंशन में एम्बॉडीड है। पेरिस प्रिंसिपल, गनहरी के एक्सट्रेडिशन प्रोसेस में पेरिस प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्रिंसिपल यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1993 में अडॉप्ट किए गए थे और इनका एक एम था कि नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट, प्लूरलिज्म और अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स पर मेजर किया जा सके। एनएचआरसी जैसे नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, जिसको कि गनहरी हम लोग बोलेंगे, गनहरी को के एक यूनिक पीयर रिव्यूड एक्सेडिशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। गनहरी का सब कमिटी ऑन एक्सेडिशन एससीए जो भी नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस हैं को रिव्यू करता है और 5 साल में री एक्सट्रेडिशन दिया जाता है। एक्सट्रेडिशन 2 टाइप के होते हैं। ए स्टेटस, ये फुली कंप्लायंट नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है जो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की मीटिंग में इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और गनहरी के फुल मेंबर बन सकते हैं। इन्हें वोट करने के लिए और होल्ड गवर्नेंस पोजीशन के राइट होते हैं। बी स्टेटस, ये पार्शली कंप्लायंट एनएचआर आईज होते हैं, उनको दिया जाता है। इनको गनहरी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, लेकिन इन्हें वोट करने या गवर्नेंस पोजीशन होल्ड करने का राइट नहीं होता है। एनएचआरसी ने पहली बार ए स्टेटस 1999 में मिला था। 2016 में एनएचआरसी की एक्सट्रेडिशन को डेफर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद एनएचआरसी को फिर से ए रेटिंग मिली। लेकिन 2023 में एनएचआरसी की एक्सट्रेडिशन फिर से डेफर कर दी गई और जो कि इंडिकेट करती है एनएचआरसी में डाइवर्सिटी और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को प्रोटेक्शन करने के लेकर कंसर्न पर। गनहरी गनहरी को 1993 में इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया, जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं। 2016 में इससे गनहरी के नाम से जाना जाता है। अब के टाइम पर गनहरी के 120 मेंबर्स हैं और ये नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस को कंप्लायंस और एक्सट्रेडिशन प्रोवाइड करता है। अपॉइंटमेंट, एनएचआरसी के चेयरपर्सन और मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन ये अपॉइंटमेंट एक स्पेसिफिक कमेटी की रिकमेंडेशन पर की जाती है। इस कमेटी को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं और इसमें लोकसभा स्पीकर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंचार्ज मिनिस्टर, लोकसभा और राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन शामिल होते हैं। इससे इंश्योर किया जाता है कि एनएचआरसी में ऐसे लोग अपॉइंट हो जो ह्यूमन राइट्स के मैटर में एक अनबायस्ड और एक्सपोर्ट रिपोर्ट रख सके। टेन्योर एंड रिमूवल, एनएचआरसी के चेयरपर्सन और मेंबर्स अपने ऑफिस को 5 साल या 70 साल की एज तक होल्ड करते हैं, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। और ये मेंबर्स रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर चेयरपर्सन या मेंबर पर कोई सीरियस चार्ज लगते हैं तो उन्हें प्रेसिडेंट के ऑर्डर से रिमूव किया जा सकता है, लेकिन ये रिमूवल सुप्रीम कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद ही होता है, जिससे इंश्योर किया जा सके कि रिमूवल अनबायस्ड है। पावर्स, एनएचआरसी के पास कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जो इसके इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। सो मोटो केसेस, एनएचआरसी अपने आप या किसी विक्टिम की पटिशन पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस को इंक्वायर कर सकती है। कोर्ट प्रोसीडिंग में इंटरवेंशन, एनएचआरसी कोर्ट के अप्रूवल से ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस में इंटरवीन कर सकता है जो कोर्ट में पेंडिंग है। जेल्स और इंस्टीट्यूशन का इंस्पेक्शन, एनएचआरसी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहने वाली जेल्स या इंस्टीट्यूशन को इंस्पेक्ट कर सकता है और इनमेट्स के लिविंग कंडीशन को स्टडी कर सकता है। लॉ, एनएचआरसी लॉ और प्रोसीजर को रिव्यू करता है जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। टेररिज्म से इनहिबिट फैक्टर्स का रिव्यू, एनएचआरसी उन फैक्टर्स का भी रिव्यू करता है जो टेररिज्म की एक्ट्स की वजह से ह्यूमन राइट्स को इनहिबिट करते हैं। कंपोजिशन देख लेते हैं एनएचआरसी का। चेयरपर्सन, एनएचआरसी का चेयरपर्सन एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं। इन मेंबर्स में रिटायर्ड या सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड या सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 3 मेंबर्स होते हैं जिन्हें ह्यूमन राइट्स के मैटर की नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं। इनमें से एक मेंबर वुमेन भी होनी चाहिए। 7 डीम्ड मेंबर्स, ये मेंबर्स अलग अलग नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन होते हैं, जैसे नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स।
एनएचआरसी अपने इंपॉर्टेंट रोल के बावजूद कुछ लिमिटेशंस फेस करता है। एनएचआरसी उन कंप्लेंट्स को कंसीडर नहीं कर सकता जो 1 साल पुरानी है, जो डाइस है, यानी जो अभी कोर्ट में पेंडिंग है। ये लिमिटेशंस एनएचआरसी की पावर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। लैक ऑफ डाइवर्सिटी। गनहेरी के सब कमिटीज ऑन एक्सट्रेडिशन ने एनएचआरसी में डाइवर्सिटी की कमी को पॉइंट आउट किया है। सिर्फ 95 आउट ऑफ 395 स्टाफ पोजीशन एनएचआरसी में वुमन के पास है, जो लीडरशिप पोजीशन में एक सिग्निफिकेंट जेंडर गैप को इंडिकेट करता है। गवर्नमेंट डोमिनेटेड सिलेक्शन। सब कमेटी ऑन एक्सट्रेडिशन ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि एनएचआरसी के मेंबर्स के सिलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है वो रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस में है। इस वजह से अपोजिशन के डिसेंट को कर्ब करने का रिस्क बढ़ जाता है, जो एनएचआरसी की इंडिपेंडेंस को इम्पैक्ट करता है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ह्यूमन राइट एक्ट के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सेक्रेटरी जनरल के रूप में सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया जाता है, जो सेक्रेटरी रैंक के होते हैं। इससे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का रिस्क होता है, जो पेरिस प्रिंसिपल के वॉयलेशन का कॉज बन सकता है। इन्वेस्टिगेशन रिसोर्सेज। एनएचआरसी अपनी इन्वेस्टिगेशंस के लिए मोस्टली डेप्यूटेड ऑफिशियल्स पर डिपेंड करता है, जो अकाउंटेबिलिटी और ओवर साइट मैकेनिज्म की कमी की वजह से इन्वेस्टिगेशंस की इफेक्टिवनेस को इम्पैक्ट करते हैं। लिमिटेड एंगेजमेंट विद सिविल सोसाइटी। कमिटी ऑन एक्सट्रेडिशन ने यह भी पॉइंट आउट किया है कि एनएचआरसी का सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट डिफेंडर के साथ एंगेजमेंट लिमिटेड है, जो एनएचआरसी की इफेक्टिवनेस को और भी वीकन करता है। वे फॉरवर्ड। इंडिपेंडेंस। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत है ताकि इन्वेस्टिगेटिव पोजीशंस के लिए इंडिपेंडेंट और क्वालिफाइड पर्संस की अपॉइंटमेंट हो सके, पेरिस प्रिंसिपल के लाइन में। इससे एनएचआरसी की क्रेडिबिलिटी और इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन किया जा सकेगा। इन्वेस्टिगेशन। एनएचआरसी को ह्यूमन राइट इश्यूज के लिए एक एक्सक्लूसिवली एक इंडिपेंडेंट कंप्लेन कमीशन की जरूरत है, जैसे कि यूके, साउथ अफ्रीका में है। साथ ही एनएचआरसी की इन्वेस्टिगेशन विंग को डेवलप करने के लिए स्टेप्स भी लिए जाने चाहिए, जिससे इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो सके। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्टैट्यूटरी पावर। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट सेक्शन 17 एनएचआरसी को यह पावर देता है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस को स्टिपुलेटेड टाइम में खत्म करे, लेकिन अगर सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स नहीं देती तो एनएचआरसी अपनी स्टैट्यूटरी पावर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके। वाइडर कोलैबोरेशन। एनएचआरसी के स्टेक होल्डर्स सिविल सोसाइटी के साथ रेगुलर और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए, ताकि एनएचआरसी अपने मैंडेट को इफेक्टिवली फुलफिल कर सके। ये कोलैबोरेशन एनएचआरसी की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर करेगा। अदर रिफॉर्म्स। अपॉइंटमेंट प्रोसेस में रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो एनएचआरसी के कंपोजिशन को इंडिया की डाइवर्सिटी के रिफ्लेक्शन बनाया जा सके। साथ ही 1 ईयर टाइम लिमिट ऑन ओल्ड केसेस को रिलैक्स करना चाहिए, ताकि एनएचआरसी पुराने और क्रिटिकल ह्यूमन राइट वॉयलेशन के केसेस को भी कंसीडर कर सके। अब बात करते हैं न्यूज इन शॉर्ट की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 के इलेक्शंस के लिए एक नया इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है, जिसे होम वोटिंग कहा जाता है। इस स्टेप का एम है कि इलेक्शन कमीशन के मोटो नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड को इंप्लीमेंट किया जा सके। इस इनिशिएटिव के थ्रू पहली बार फिजिकली चैलेंज्ड और सीनियर सिटीजन को घर बैठे वोटिंग करने की सुविधा दी जाएगी। होम वोटिंग फैसिलिटी। इस फैसिलिटी के तहत वोटिंग फ्रॉम होम को इनेबल किया गया है। वोटिंग प्रोसेस में एक फुल पोलिंग स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सोनल इन्वॉल्व होते हैं, जो वोटर्स के घर जाकर उन्हें उनका वोट रजिस्टर करते हैं और पूरी सिक्रेसी और प्रिवेसी मेंटेन की जाती है। इसके बेनिफिशियर्स हैं पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीट करते हैं 40% से ज्यादा, और सीनियर सिटीजन 85 ईयर्स से जो ज्यादा है वो। अब अब देखते हैं अदर स्टेप्स बाय इलेक्शन कमीशन टू मेक वोटिंग इंक्लूसिव। वोटिंग को और भी ज्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने दूसरे कौन से स्टेप लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वोटिंग को इजी बनाने के लिए जम्मू और उधमपुर में रहने वाले कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए फॉर्म एम को एबॉलिश कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन स्वीप के थ्रू पर्सन विद डिसेबिलिटी पोलिंग ऑफिशियल्स और उनके परिवार को एंगेज कर रहा है, जिससे वोटिंग प्रोसेस में उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जा सके। आरवीएमएम। इस कंसेप्ट के थ्रू माइग्रेंट वोटर्स अपनी करंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस से अपना वोट कास्ट कर सकेंगे, जो वोटिंग को और भी इंक्लूसिव बनाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कुछ और मेथड भी इंप्लीमेंट किए हैं, जिससे वोटिंग प्रोसेस को और भी एक्सेसिबल बनाया जा सके, जैसे कि पोस्टल बैलेट फैसिलिटी के थ्रू वोटर्स अपने वोट
वोट को पोस्ट के माध्यम से कास्ट कर सकते हैं। इसमें स्पेशल वोटर्स, सर्विस वोटर्स, इलेक्शन ड्यूटी पर लगे वोटर्स और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए इलेक्टर्स को ये फैसिलिटी मिलती है। प्रॉक्सी वोटर्स, प्रॉक्सी वोटिंग के थ्रू रजिस्टर्ड इलेक्टर्स अपने वोटिंग राइट्स को डेलीगेट कर सकते हैं या किसी रिप्रेजेंटेटिव को जो उनके लिए वोट कास्ट करेगा। ये फैसिलिटी मेनली सर्विस वोटर्स के लिए होती है। सर्विस वोटर्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? आर्म्ड फोर्स मेंबर्स, स्टेट पुलिस फोर्स के मेंबर्स जो स्टेट के बाहर सर्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एम्प्लॉयज जो इंडिया के बाहर पोस्टेड हैं, फोर्सेस के मेंबर जो आर्मी एक्ट 1950 के अंडर आते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एक शॉकिंग रिवलेशन में एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट ने ये बताया कि 44% ऑफ सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल चार्जेस उन पर हैं और इनमें से 29% एमपीज पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, जैसे कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की एलिगेशंस हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब है जब क्रिमिनल्स, लॉ ब्रेकर्स और करप्ट इंडिविजुअल्स पॉलिटिक्स में एंटर करके अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। ये उनकी पावर और इन्फ्लुएंस को गलत इस्तेमाल करते हैं और कंट्री और सिटीजन के इंटरेस्ट के ये अगेंस्ट होता है। इसके रीजंस क्या क्या है? ग्रोइंग नेक्सस, पॉलिटिकल पार्टीज और क्रिमिनल्स के बीच स्ट्रॉन्ग नेक्सस बन गया है, जिसमें पॉलिटिशियंस को वोट सिक्योर करने के लिए क्रिमिनल्स का सहारा लेना पड़ता है। लैक ऑफ लॉज एंड रूल्स, इलेक्शन प्रोसेस को गवर्न करने वाले लॉज एंड रूल्स की कमी है जो क्रिमिनल्स को पॉलिटिकल सिस्टम में एंट्री लेने से रोके। मनी पावर, क्रिमिनल्स मनी पावर का यूज करके वोट्स बाय करते हैं जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये प्रोसेस फ्री और फेयर इलेक्शन को अंडरमाइन करता है। क्रिमिनल एलिमेंट्स के पॉलिटिकल सिस्टम में एंट्री से गवर्नेंस और पब्लिक सर्वेंट की इंटीग्रिटी अफेक्ट होती है। ब्राइबरी, पब्लिक फंड का एम्बेजलमेंट और करप्ट एक्टिविटीज सोसाइटी के सोशल फैब्रिक को वीकन करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो जो जजमेंट दिए हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कर्ब करने के लिए, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमपीज और एमएलए जो सीरियस क्राइम्स में कन्विक्टेड होते हैं उनका मेंबरशिप ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि सिर्फ क्रिमिनल चार्जेस के बेसिस पर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स बाय इलेक्शन कैंडिडेट्स। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीसेंट रूलिंग में कहा है कि इलेक्शन कैंडिडेट्स को एसेट्स डिस्क्लोज करना जरूरी है और ये पब्लिक के लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। स्टेचुरी प्रोविजंस क्या क्या है? सेक्शन 33 ऑफ आरपीए 1951, ये सेक्शन कैंडिडेट को अपने नॉमिनेशन के साथ एसेट्स की डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए बाइंड करता है। सेक्शन 36 ऑफ आरपीए 1951, इस सेक्शन के अंडर रिटर्निंग ऑफिसर को एम्पावर किया गया है कि वो सब्सटैंशियल कैरेक्टर डिफेक्ट के बेसिस पर नॉमिनेशंस को रिजेक्ट कर सके। एससी आस्क्ड गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। फाइनली बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे रिसेंट ऑर्डर के बारे में जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, स्पेशली एफएमजीसी कंपनीज के अगेंस्ट। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होता क्या है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो होता है जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में गलत या एग्जेजरेटेड क्लेम किए जाते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर्स के राइट टू इंफॉर्मेशन और चॉइस को वायलेट करते हैं, फाइनेंशियल लॉस, मेंटल एगनी कोज करते हैं और हेल्थ और सेफ्टी के लिए भी सीवियर रिस्क क्रिएट करते हैं, स्पेशली ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस के केसेस में। अब इसके लिए कौन कौन से लॉज एंड गाइडलाइंस हैं? ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, ये एक्ट ड्रग्स और रेमेडीज के मिसलीडिंग क्लेम्स को प्रोहिबिट करता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, ये एक्ट फूड रिलेटेड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए पेनल्टी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया है, इसके अंतर्गत जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करता है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती क्या है?
मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती क्या है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट होती है जो कि कंज्यूमर को इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग देती है प्रोडक्ट या सर्विस की। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है, या तो फॉल्सली आप डिस्क्राइब कर रहे हो प्रोडक्ट सर्विस को, फॉल्स गारंटी दे रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो अनफेयर ट्रेड ट्रेड प्रैक्टिसेस को, या फिर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को कंसील कर रहे हो, मतलब छिपा रहे हो, जो कि यूजर को जाननी जरूरी है। ठीक है, इन सब का इम्पैक्ट क्या होता है?